हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ ब्रेन। और आज हम अपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारे क्लास 10th का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। इससे पहले मैंने लाइफ प्रोसेस का पूरा वीडियो बनाया है, एक एक टॉपिक सब टॉपिक, और उसका वन शॉट वीडियो भी डिस्कस किया है। उसे अगर आपको देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट टॉपिक्स पढ़नी है। पहली टॉपिक जो है हमारी, वो हमारी केमिकल रिएक्शन है, दूसरा केमिकल इक्वेशन, तीसरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहले टॉपिक में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये इसका एप्लीकेशन क्या है, और दूसरे में हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और तीसरे में हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखेंगे कि दो केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, और फिर देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं। और यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन की जगह टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, इक्वेशन कट कर दीजिए। यहाँ पे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप होते हैं वो देखेंगे, इसमें रिएक्शन देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी एंड कोरोजन। तो लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है, रैंसिडिटी और कोरोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के साथ। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इज़ देयर एनीथिंग कॉमन इन द बिलो एग्जाम्पल? यस और नो। हमें दिख रहा है यहाँ पे नीचे दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले एग्जाम्पल में मेल्टिंग ऑफ आइस है, और दूसरे एग्जाम्पल में हमारा कटिंग ऑफ वुड हो रहा है। तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? रिकॉल करिए क्लास 9th का, तो आपने ये पढ़ा होगा कि दो टाइप के चेंज होते हैं, एक केमिकल चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज में जो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, केमिकल चेंज में वहाँ पे केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है, पर फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन दोनों में एक चीज़ ये कॉमन है कि दोनों ही फिजिकल चेंज है। तो इज़ देयर एनीथिंग कॉमन? तो यस, कॉमन। तो ये मेल्टिंग ऑफ आइस भी हमारा फिजिकल चेंज है, और कटिंग ऑफ वुड भी हमारा एक फिजिकल चेंज है। तो हमें पता है इन फर्स्ट एग्जांपल द स्टेट ऑफ आइस चेंज। पहले एग्जांपल में हमारा जो आइस का स्टेट था वो चेंज हो रहा था, और दूसरे एग्जांपल में हमारा वुड का शेप एंड साइज चेंज हो रहा था। इसमें उसका कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो रही थी, इसलिए फिजिकल चेंज है। तो इन दोनों सब्सटेंस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, वही पुराना सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इन सारे चेंजेस को जहाँ पर हमारे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज की डिफिनेशन रिकॉल करिए। द टाइप ऑफ चेंजेस दीज टाइप ऑफ चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो सारे चेंजेस जहाँ कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है उन्हें हम फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अब बताइए दूसरे एग्जाम्पल में क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? पहला एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन गेट। पहले में एक आयरन गेट था जिसमें मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आने पे उसमें रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। या फिर हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो सॉरिंग ऑफ मिल्क है, यानी मिल्क जो है हमारा कर्ड में फॉर्म हो गया है। तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ कॉमन है। आप नोटिस करेंगे पिछले वाले एग्जाम्पल में वहाँ फिजिकल चेंज हो रहा था, पर इस एग्जाम्पल में दोनों में केमिकल चेंज हो रहा है। तो हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में केमिकल चेंज हो रहा है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द न्यू सब्सटेंस इज रस्ट। इसमें भी हमें पता है कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, और केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो इसमें नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ? एक आयरन गेट में रस्ट फॉर्म हो गई। और दूसरे एग्जांपल में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, वो था हमारा कर्ड। सॉरिंग ऑफ मिल्क मतलब हमारा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, वो था कर्ड। और तो ऐसे चेंज जिनमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। एज लाइक आप अपने आसपास अपने शरीर में रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी एक केमिकल चेंज है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो केमिकल चेंज की डिफिनेशन क्या है?
द चेंज दैट ऑकर विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसे चेंज जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उन्हें हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स दैट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ये सिंपल सी बात है, अगर कोई केमिकल चेंज ऑकर करेगा तो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन भी होगी। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो आप ऐसे लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस व्हेन अ केमिकल चेंज ऑकर्स एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो हमें पता चल गया कि अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ पे कोई ना कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तब होती है जब वहाँ केमिकल चेंज होता है, और केमिकल चेंज तब होता है जब वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अब आप आसानी से इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि पहले वाले में हमारे दोनों में फिजिकल चेंज था और दूसरे में हमारा केमिकल चेंज है। और भी कुछ एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन के, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब डाइजेशन ऑफ फूड हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे है, तो हमें पता है कि हमारा जो फूड है वो सिंपल पार्ट में टूटता है, तो हमारा फूड ब्रेक डाउन होके हमारे ग्लूकोज फॉर्म में आता है। एक स्टेज में ये ग्लूकोज फॉर्म में आता है, और जब ये ग्लूकोज फॉर्म में आता है तो उसके बाद ये पायरूवेट में टूटता है। ये हमने लाइव प्रोसेस में पढ़ा भी था, डाइजेशन ऑफ फूड के पूरी प्रोसेस। तो जब पायरूवेट में टूटता है तो वहाँ कार्बन मॉलिक्यूल से हमें एनर्जी मिलती है, और यहाँ पे एक नया सब्सटेंस एनर्जी फॉर्म हो रहा है, तो इसे भी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। चलिए, क्योंकि इसमें क्यों द कॉम्प्लेक्स ऑफ फूड आइटम ब्रेक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, वही जो हम फूड खाते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, और एक ऐसा स्टेज आता है जब वो ग्लूकोज में टूट कर पायरूवेट में टूटते हैं, फिर साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? अ केमिकल चेंज विच फॉर्म न्यू सब्सटेंस, या फिर ऑप्शन बी अ फिजिकल चेंज विच डज नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ऑप्शन सी अ केमिकल चेंज विच फॉर्म्स एटम, ऑप्शन डी अ फिजिकल चेंज विच फॉर्म्स एटम। तो इसका आंसर बताइए गाइस। तो इसका आंसर आपने सोच लिया क्या होगा? इसका आंसर हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन तब होता है जब एक केमिकल चेंज अकर करती है, और एक केमिकल चेंज अपने साथ एक नया सब्सटेंस फॉर्म करती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हेन अ केमिकल चेंज ऑकर्स एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब एक केमिकल चेंज तो हो और साथ में वो कोई सब्सटेंस भी बनाए तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। इसका आंसर ए है। इसका सॉल्यूशन भी है। अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज केमिकल चेंज विच फॉर्म न्यू सब्सटेंस। हमने ऊपर डिफिनेशन पढ़ी थी कि जब एक कोई केमिकल चेंज होता है तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है और वहाँ एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक मैग्नीशियम रिबन लीजिएगा, अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो उसे आप जब बर्न करेंगे तो वहाँ पे जब आप उसे बर्न करेंगे तो हमें पता है बर्निंग प्रोसेस हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो वहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे भी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। कौन सा नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। आप कैसे जानेंगे कौन सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? वो आगे हम जब केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वो जानेंगे। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, जो कि एक नया सब्सटेंस बना रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर इंक्रीज इन टेम्परेचर भी हो रहा है, जो हम आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। और कोई एक सेकेंड एक्टिविटी ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक पोटेशियम आयोडाइड का आपने सॉल्यूशन लिया और एक लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन हम वाटर में मिक्स करके बनाते हैं उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का रिएक्शन होगा, जो कि मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए। एक मिनट में आप पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का रिएक्शन लिख रहा हूँ। हमें पता है पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के। आगे अब आपसे फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे जब हम केमिकल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। और आयोडाइड का फॉर्मूला होता है के आई। और जब पोटेशियम और आयोडाइड आयोडीन दोनों रिएक्शन करेंगे
तो KI फॉर्म करेंगे और साथ में दिया है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3। और इन दोनों के जब रिएक्शन होगा तो हमें पता है पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो हमारे लीड को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड PbI। तो इस तरह से हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा और इसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड। तो ये भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन हो गया। इसका कंक्लूजन क्या था? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस लीड आयोडाइड। वही मैंने बताया, यहाँ पे एक आपको नया सब्सटेंस मिलेगा लीड आयोडाइड। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन क्या था? पहले एक्टिविटी में वहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ और दूसरे एक्टिविटी में वहाँ पे कलर में भी चेंज आया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? और तीसरी एक्टिविटी जो हम अब करने जा रहे हैं, ये जब आप HCl को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, जब आप HCl को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पे जिंक क्लोराइड से जब रिएक्ट करवाएंगे, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, जब आप HCl प्लस जिंक करेंगे, HCl प्लस जिंक, तो हमारा फॉर्म करेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारा एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो वो सारी यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हुआ, वो सारे चीज़ें जहाँ पर एक नया चेंज हो, नया सब्सटेंस फॉर्म हो, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आगे हम और डिस्कस करते हैं। दीज ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। अगर आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ दिख रही है, जैसे आपको चेंज इन टेम्परेचर दिखा, तो आप बता सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। और एक आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब, इसकी कई प्रॉपर्टी होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमने केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है। केमिकल रिएक्शन में बस इतना ही था। अब चलिए केमिकल इक्वेशन डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, चलिए केमिकल इक्वेशन डिस्कस करते हैं। तो हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर लिया, अब केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। कैन यू राइट केमिकल रिएक्शन इन अदर फॉर्म? क्या आप एक केमिकल रिएक्शन को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं? यस और नो? तो जो पहले से इन्हें पढ़ रखे होंगे वो तो ऑब्वियसली यस कहेंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे वो सोच रहे होंगे कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अलग मेथड भी हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा था, तो मैंने वो केमिकल इक्वेशन लिखा था। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन अलग होता है। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का मेथड, वो भी सिंबल की हेल्प से, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इसे हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये वर्ड इक्वेशन है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे प्लस मतलब रिएक्ट्स विथ होता है, आपको ये याद रखना है। प्लस मतलब हमेशा रिएक्ट्स विथ होगा, और ये एरो मार्क होता है टू फॉर्म, मतलब ये चीज़ इसको रिएक्ट करने के बाद ये फॉर्म हो रहा है। तो जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किए तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। और ये जो हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, ये हमारा रिएक्टेंट्स है। तो ये क्या है? रिएक्टेंट्स। आप रिएक्टेंट्स की डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं? Reactants are the substance that helps in the chemical reaction and present in the left hand side। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट है। मतलब जो सब्सटेंस रिएक्टेंट जो रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं, उसे हम प्रोडक्ट करते हैं। और ये हमेशा RHS साइड में होता है, मतलब राइट हैंड साइड होता है। तो ये इसके डिफिनेशन रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस अंडर गो केमिकल चेंज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स। वो सारे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज कराते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। आपको बात क्लियर हो गई? जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं कुछ फॉर्म करने के लिए, वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो फॉर्म होते हैं सब्सटेंस, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं।
तो ये वर्ड इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं Mg+O2। जैसे हमें पता है मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो हमने Mg लिखा। ऑक्सीजन हमेशा अपने डाई एटॉमिक फॉर्म में रहता है, तो हमने O2 लिखा, और ये जब रिएक्शन किए तो हमें MgO देते हैं। ये इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। और स्केलेटल इक्वेशन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। अब आप कैसे जानेंगे ये बैलेंस है कि नहीं? तो आइए डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसी जो रिप्रेजेंटेशन को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जो सिंबल और फार्मूला के हेल्प से लिखा जाए उसी को। और स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंट बाय देयर फार्मूला इंस्टेड ऑफ देयर केमिकल नेम्स। आप कह सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को उनके फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी हमने देखा ये फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारा स्केलेटल इक्वेशन है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट इन द बिलो एंड वर्ड इक्वेशन। ये इस वर्ड इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा रिएक्टेंट है। हमारी रिएक्शन है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, तो हमारा क्या फॉर्म करते हैं? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये फॉर्म करते हैं जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? क्या हमारा जिंक या हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर हमारा जिंक क्लोराइड या हाइड्रोजन है, या फिर जिंक और हाइड्रोजन है रिएक्टेंट, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन है। तो हमें पता रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स हमेशा LHS साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और यही रिएक्शन करवाते हैं ये सब्सटेंस। तो हमारे LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यही हमारा रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। अब चलिए अगर फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीड आयोडाइड प्रेसिपिटेट। आपने NCERT अगर पढ़ा होगा तो उसमें दिया है कि जब हम लीड आयोडाइड फॉर्म करते हैं, मतलब जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें पता है कि लीड आयोडाइड फॉर्म होता है। तो इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर येलो टाइप का होता है, हमने ऊपर डिस्कस किया था। और क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक ग्रेनुअल्स आर एडेड टू HCl। मैंने केमिकल रिएक्शन करके आपको उतनी देर बताया था, जब हम Zn प्लस HCl करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस और जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा। तो इसमें कौन सी गैस फॉर्म होती है हमारी? इसमें हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ओके, क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन वर्ड इक्वेशन द प्रोडक्ट आर प्लेस्ड एट। जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है या वर्ड इक्वेशन होता है, तो उसमें हम प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट को हम RHS ऑफ द एरो लिखते हैं, मतलब जो एरो के राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये फॉर्म होता है, ये केमिकल इक्वेशन का रूल है कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारे RHS साइड में होगा, और जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो हमारा LHS साइड में होगा। चलिए अब क्वेश्चन, ये हमें पता है कि रिएक्टेंट जो होता है वो LHS साइड में होता है, प्रोडक्ट RHS साइड में होता है। तो हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आसानी से ख़त्म कर दिए। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप तुरंत इसे समझ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जो आपको डाउट हो। तो हम ना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो रिकॉल करिए, अभी हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया था, तो उसमें हमारा क्या फॉर्म हुआ था? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट किए थे तो उन्होंने हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। तो इस इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन कहे थे, क्योंकि ये हमारे फार्मूला के बेस पे रिप्रेजेंट किया गया था, फार्मूला की हेल्प से। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ज़रूरी क्यों होती है? तो आपने 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा था कि नहीं? चैप्टर 3 था, उसमें आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कंपेयरिंग, हम अगर Mg+O2 में कितने एटम्स है, अगर उन्हें हम कंपेयर करें तो देखेंगे कि इस साइड Mg
एक एटम है Mg का, मैग्नीशियम का एक एटम है, और इधर भी मैग्नीशियम का एक एटम है, पर इधर ऑक्सीजन के पास 2 एटम्स हैं और इधर ऑक्सीजन के पास एक एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम तो बैलेंस है, पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा बैलेंस नहीं है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम उतना नंबर हमें लाना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इधर भी ऑक्सीजन के पास दो मॉलिक्यूल्स आ जाएं। तो अब कैसे आएंगे, हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएंगे ऑक्सीजन के पास भी 2 मॉलिक्यूल्स, पर यहाँ पे 2 मैग्नीशियम भी हो गए, तो इसलिए हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं जब और पढ़ाऊँगा तो आप जान जाएंगे, इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड इन दिस रिएक्शन, मतलब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जितना हमारा रिएक्टेंट साइड मास था उतना प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। तो हमारा एक ऑक्सीजन कहाँ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो एक ऑक्सीजन हमारा अनरिएक्टेड हुआ, मतलब उसका रिएक्शन नहीं हुआ। तो लेकिन रिएक्टर्स ने उसका यूज़ तो कर लिया है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम के पास उसका एक एटम है और इधर भी मैग्नीशियम का एक एटम है, पर इधर 2 है ऑक्सीजन का और इधर 1 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके पास भी 2 आ जाएंगे, ठीक। तो आप कभी भी नीचे नहीं लगा सकते हो, इसलिए आपको ऊपर ही लगाना पड़ेगा, ऊपर बगल में लगा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जब 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम 2 हो गया। तो इसीलिए जब मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे अब जब हम ऐसा कर दिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया और यहाँ मैग्नीशियम 1 हो गया, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी मैग्नीशियम को 2 कर देंगे। ये आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बैलेंसिंग करने के प्रोसेस को ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस कर लिया, तो हमारा 2Mg + O2 हमने अभी बैलेंस किया, 2Mg + O2 हमारा 2MgO बनाता है, यह हमारा प्रोडक्ट है और यह हमारा रिएक्टेंट्स है। तो हमारा शुरुआत में इक्वेशन कैसे थी, Mg + O2 गिव्स यू MgO, यहाँ पे अलग अलग एटम्स थे, तो ये हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई और ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है और ये हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस। तो दोनों केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर दोनों बैलेंस नहीं हैं, एक बैलेंस है इसमें से और एक अनबैलेंस्ड है। तो चलिए अभी जो हमने केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया उसको याद करिए। उसमें एक क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विल मास बी इक्वल ऑन बोथ साइड। कह रहा है अगर दोनों साइड एटम से इक्वल होंगे तो क्या हमारा दोनों साइड जो मास होगा वो भी इक्वल होगा। तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा मास हमारे एटम्स पे ही डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आप एक तराजू है, उसमें 2 किलो आपने एक वज़न रख दिया और एक साइड भी आपने 2 किलो रखा, दोनों साइड 2-2 किलो वज़न रखे तो दोनों बराबर ही तो होंगे। अगर आपने उसमें से थोड़ा कम कर दिया तो एक ज़्यादा एक कम हो जाएगा। वही कह रहा है अगर दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम है तो क्या उसका मास भी इक्वल होगा। तो हाँ, उसका मास भी इक्वल होगा। तो जैसे एक मिनट, जैसे आपने लास्ट क्लास 9 में पढ़ा था कि मास कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि Mg का जो मास होता है मैग्नीशियम का वो 24 होता है। हमने अभी इक्वेशन को बैलेंस किया तो Mg का जो वैल्यू था हमने पुट कर दिया 2 × 24। ऑक्सीजन के हमें पता है कि 16 होता है मास, तो हमने 16 से मल्टीप्लाई किया। हमें मल्टीप्लाई करने पे दोनों साइड 80 आया। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस है। इस केमिकल इक्वेशन में मास तो कंजर्व्ड है, मास चेंज नहीं हुआ। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है। तो क्लास 9 में आप सब ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़ा था कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहती है
कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना मास हमारा प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा एक और इक्वेशन ले लिए हैं आपने, आयरन का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा रस्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। हमें पता है कि रस्ट का फार्मूला होता है Fe3O4, ये हमारा रस्ट का फार्मूला है, रस्ट का ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने में पहले हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe LHS साइड में इसके पास तो यहाँ एक ही एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इधर ऑक्सीजन के 1 एटम्स हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो आयरन के यहाँ पे 3 एटम्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स और हाइड्रोजन के 2 एटम। तो इसको बैलेंस कैसे करें, यहाँ पे आयरन 1 एटम है और यहाँ पे 3 एटम है। अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम आयरन का LHS साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें शायद दोनों बैलेंस हो जाए। तो हम अगर 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3Fe आ जाएगा, 3Fe प्लस H2O। तो अब हमारा Fe तो आयरन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे हम इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो 8 हाइड्रोजन हो गया, जबकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी हम इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। वैसे वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि शुरुआत में यहाँ पे Fe में यहाँ पे 1 है एटम्स, फिर 3 है, तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे। तो जिसमें हमें इसका एक टिप होता है कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं हमें केमिकल बैलेंसिंग उसी केमिकल इक्वेशन से शुरू करनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो हम ऑक्सीजन का 4 से बैलेंस कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन भी 4 हो गया। पर यहाँ से दिक्कत ये हुई कि हमारा हाइड्रोजन तो 8 हो गया, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था और जब हम 2 × 4 करेंगे तो हमारा वो 8 हो जाएगा। इसी को हम करते करते यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लास्टली ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे Fe प्लस 4H2O, तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और यहाँ हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बस बच गया आयरन। तो आयरन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो आयरन इनिशियल वहाँ पे 1 था LHS साइड और यहाँ पे 3 है, तो हम कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये बैलेंस्ड हो गया केमिकल इक्वेशन। ये अभी तो आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान है। इस मेथड को दिस मेथड इज़ हीट एंड ट्रायल मेथड एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट नंबर। और इस मेथड को जो हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम अलग अलग नंबर्स को वहाँ पे पुट करके देखते हैं कि वो हमारे इक्वेशन को बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे ये टिप है कि आप डायरेक्टली बड़ा नंबर नहीं रख सकते, आपको 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप 1 तो रख नहीं सकते, 1 का कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एग्जैक्टली नंबर आएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर 2 से बैलेंस हो जाए तो आपको ज़्यादातर स्मॉलेस्ट नंबर रखने की कोशिश करनी है कोफिशिएंट में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे NCERT में एक ये है, हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। एक केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। तो जैसे एक केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस कर दिया तो उसको कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। हमें पता है कि आयरन सॉलिड होता है तो उसे हम S सिंबल से डिनोट कर देंगे, और हाइड्रोजन जो होता है जब हम उसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वो स्टीम में, जब हम आपको पता है जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वो स्टीम में फॉर्म हो जाता है और वो गैस स्टेज होती है। तो यहाँ पे हम गैस लिखेंगे और यहाँ पे हमें पता है कि फिर हमारा रस्ट भी सॉलिड है और हमारा हाइड्रोजन गैस है। इसको नीचे देखते हैं, यहाँ पे S का मतलब सॉलिड स्टेट है, S का मतलब हमारा सॉलिड स्टेट है, और हमारा जो G है उसका मतलब गैसियस स्टेट है। और जो हमारा L होता है इसका मतलब लिक्विड स्टेट होता है, और हमारा
एक्यू जो होता है वो एक्वस स्टेट होता है। एक्वस स्टेट मैंने आपको शुरू में बताया था, जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन जो वाटर में बनाए जाते हैं, जो वाटर में हम बनाते हैं उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जो हम वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जिंक। जब हम जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करेंगे तो वहाँ पे जिंक सल्फेट और हमारा ये कॉपर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम उसका स्टेट सिंबल लगा के उसे और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डज एरो रिप्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन? ये एरो केमिकल रिएक्शन में क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रुकिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डाउन एरो होती है केमिकल रिएक्शन में, ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को शो करती है कि हम वहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। और जब हमारा ये अपर साइड रहेगा तो इसका मतलब कि वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। जब हमारा डाउन एरो होगा तो मतलब वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, और जब हमारा अपर रो होता है तो वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देती है? कौन सी ऐसा इसमें केमिकल इक्वेशन है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाती है? क्या ऑर्डर ऑफ सब्सटेंस मतलब स्मेल ऑफ सब्सटेंस, या फिर उसकी फिजिकल स्टेट, या फिर उसका केमिकल फार्मूला, या फिर उसका कलर ऑफ सब्सटेंस? तो हमने अभी देखा कि उसकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना देती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए हम अपने थर्ड टॉपिक में आ जाते हैं, फोर्थ टॉपिक में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? हमें पता है केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कुल मिला के हमारे 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। तो उसमें से जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारा क्विकलाइम होता है, क्विकलाइम आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम कहते हैं। इसे आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसे हम क्विकलाइम कहते हैं। जो हमारा क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH2 को। ये इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम। और कई बार क्वेश्चन आता है कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो हम वाइट वॉशिंग के लिए अपने कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। अगर पूछा जाए वाइट वॉशिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वाइट वॉशिंग के लिए हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस रिएक्शन को कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जब 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके सिर्फ एक ही सब्सटेंस बनाएं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसका कंक्लूजन देखते हैं, इसका डिफिनेशन। अ रिएक्शन, इसको अगर आपको डिफिनेशन लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, a reaction in which single product is formed from 2 or more reactant is called combination reaction। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका कोई और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमारा हाइड्रोजन और हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, हमें वाटर देता है, तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ, बर्निंग ऑफ कोल। जैसे हमारा कार्बन, हमें पता है कार्बन सॉलिड है। अगर आपको सारी फिजिकल स्टेट पता है, अगर आप जो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कर रहे हैं उसको अगर आपको एक भी पता है तो आप उसे मत मार्क करिएगा। अगर आपको सारी उसमें से पता, जैसे मुझे कार्बन की पता है, ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट पता है और कार्बन डाइऑक्साइड की पता है, तभी आप फिजिकल स्टेट मार्क करिएगा। अगर आपको सिर्फ 1 ही 2 की पता है तो आप मार्क मत करिएगा, ये इनकम्प्लीट बना देती है केमिकल इक्वेशन को।
तो जैसे इस रिएक्शन में हमारा कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल हो गया? हमारा एग्जांपल हो गया ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट बाय हीट। तो ये नोट आप ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट बाय हीट। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादातर हमारे हीट के ही थ्रू होते हैं। जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें भी हमारा हीट यूज़ होता है। एग्जांपल 2 जो मैंने आपको बताया, जो हमारा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और हमारा हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करता है? वो हमारा वाटर फॉर्म करता है। तो आगे चलते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ख़त्म हो गया, तो ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस अब मैंने ले लिया A प्लस B और उन्होंने फॉर्म किया AB। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस फॉर्म होगा, एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं आएगा। और इसका एक नोट ये कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादातर हीट के थ्रू ही होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दूसरा अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? जैसे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते थे। A प्लस बी AB बनाता, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होता था। वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो एक सब्सटेंस होता है वो हमारा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक करता है, और उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? अ सिंगल सब्सटेंस कैन ब्रेक इनटू टू। और मान लीजिए आपने एक सब्सटेंस लिया, वो किसी हीट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट गया, तो उस सारे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन में लिख सकते हैं, व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज इनटू टू और मोर सब्सटेंस इट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपने एक सब्सटेंस लिया BC और BC हमारा डिकम्पोज हो गया B और C में, तो इस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक जो सब्सटेंस होगा वो दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होगा। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल का एग्जांपल है। अगर कोई ये एग्जांपल मैं लेता हूँ, चलिए, जो हमारा, आप रिकॉल करिए, मैंने आपको कैल्शियम से कुछ चीज़ें बताई थी। जैसे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विक लाइम होता है, और मैंने एक और बताया था स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ड लाइम, एक मिनट, स्लेक्ड लाइम जो हमारा स्लेक्ड लाइम होता है वो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH2। इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। और हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। ये हमारा वाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है। और एक नया यहाँ कॉमन नेम है जो CaCO3 है, इसे हम लाइम स्टोन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लाइम स्टोन कहते हैं। और इसका लाइम स्टोन की जगह पे इसे आप मार्बल भी कह सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को आप मार्बल भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है लीड नाइट्रेट। जब हमारा हीट के थ्रू ब्रेक होता है तो वो हमारे लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। तो इसी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब हमारा एक सब्सटेंस हो लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक करता है, तो उसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कई टाइप भी होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलग अलग प्रोसेस के थ्रू टूटता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे तीन चीज़ों के थ्रू टूटता है। हमारे हीट से वो डिकम्पोज हो सकता है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी से वो डिकम्पोज हो सकता है, हमारी लाइट से वो डिकम्पोज हो सकता है। हम सबके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम सबके एग्जाम्पल देखते हैं। 1 मिनट, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।
पहले हीट का देखते हैं, पहले हम अपने लाइट का देखते हैं। लाइट तो ये हमारा बार बार एग्ज़ाम में आता है। सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो हमारे सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है जब वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए सिल्वर ब्रोमाइड किस में ब्रेक होता है डिकम्पोज होकर, और ये किस एक्शन के थ्रू होता है। क्या ये लाइट के थ्रू होता है, क्या ये किस चीज़ के थ्रू होता है, आपको बताना है। ये लाइट के थ्रू होता है। इसका ये रिएक्शन है AgBr जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सनलाइट के एक्शन से हमारा सिल्वर और ब्रोमाइन में टूट जाता है। और ये हम जानते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। इसका एप्लीकेशन है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी। जो फ़ोटोग्राफी ओल्ड टाइम में हुआ करती थी वो इसी का यूज करके हुआ करती थी। और हमारा रेस्पायरेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क। इसमें ऐसी प्रोसेस होती हैं जो हमारा फूड तो यहाँ ब्रेक होता है और इसमें हमें एनर्जी मिलती है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। 1 मिनट। मैंने आपको 2 एग्जांपल नहीं बताया, मैं उसको बता देता हूँ। ये हमारा हीट से हम आपको कह सकते हैं कि हीट के भी कई एग्जांपल होते हैं। जैसे आप हीट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट के थ्रू होता है, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू हो रहा है। और हमारा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हीट के थ्रू टूट रहा है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक साथ ही सबके एक एक। ये हमारा हीट का क्या होगा, अगर हम हीट का कहें तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और ये हीट के थ्रू होता है। और हम इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस करें तो इलेक्ट्रिसिटी जब हमारा H2O हमारा टूटता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू टूटता है। और इस प्रोसेस को भी हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही करते हैं। और मैंने लाइट का डिस्कस कर ही लिया, सिल्वर ब्रोमाइड वाला। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं ये क्लास को एंड करना चाहूँगा और अगले क्लास में हम रेस्पायरेशन से स्टार्ट करेंगे। और रेस्पायरेशन हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन और हम आगे जो कोरोजन डेंसिटी है उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड बाय।